तो भाई वेलकम बैक टू मेवात कल आजकल। मेवात कल आजकल के इस फेसबुक के लाइव सेशन में आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम, इस्तकबाल। और जैसे कि पोस्टर के जरिए दोपहर में ही आज हमने ये बात बताई दी आप लोगों ने कि भाई आज जो है हम मुखातिब होंगे आकिब खानसू। और यह बात है बताने की तो कहीं कोई मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा जरूरत अब है ना, क्योंकि चौगर घालू आकिब ही आकिब हो रही है। आकिब ने भाई काम ही इतना बड़ो करो, जैसे हमारे मेवाती में कहवा है ना, लठ गाड़ने वालों काम करो, वो काम भाई आकिब भाई ने करो है। और पूरे देश में जो उन्होंने रैंक हासिल करी यूपीएससी, जो सबसे मुश्किल एग्जाम अपने आप में मानो जावे, और में 268 268 रैंक उन्होंने हासिल करी है। आज जो है हम आकिब खानसू और उन्हीं की जुबान के जरिए या जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आकिब खान जो है या मुकाम तक कैसे पहुंचे, क्योंकि यूपीएससी के या एग्जाम को जो पैटर्न है वो यूं ही है कि भाई पहले पहले जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हुए, प्री एग्जाम, वह के बाद मेंस हुए, वह के बाद इंटरव्यू हुए। तो एक पूरी एक जद्दोजहद रहे, एक पूरी मशक्कत रहे, और वह के बाद या मकाम पे पहुंच पावे। और वाई की आज एक बिना पे वाई की वजह से आज हम जो है मुखातिब हैं एक दूसरे से। सबसे पहले तो आकिब भाई मेवात कल आजकल की तरफ से और मेवात की तरफ से आप लोग बधाई मिल रहे हैं। एक बार दोबारा से हम सबसे पहले आप लोग शुभकामना देना चाहेंगे, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने ऑल इंडिया लेवल पर 268 रैंक जो है यूपीएससी एग्जाम में हासिल करी। मेवात कल आजकल का पूरे ग्रुप का और पूरे मेवाती भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। और जिन भी लोगों ने मुझे जो भी ग्रीटिंग्स भेजी है और जो भी बधाइयाँ दी हैं उनका मेरे तहे दिल से शुक्रिया। काफ़ी लोगों को मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन उन सब के लिए जो भी इस चीज़ में शामिल रहे हैं, इस पूरी ओकेजन में शामिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जी आकिब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बेशकीमती वक्त हमें भी दिया। सबसे पहले शुरुआत इस बात से है आकिब भाई के आकिब की जो शुरुआत है वो गांव से हुई, खेडली बहादुर से। खेडली बहादुर जो कि अब तो पूरे इलाके में दिल्ली से लेके आपके गांव तक और जयपुर से लेके आपके गांव तक, यानी चौगर घालू जो है खेडली खेडली हुई पड़ी है। तो मैं आपसे याद जानना चाहूंगा, शुरुआत यही से करेंगे हम लोग कि भाई आपको की जो तालीम है वो कहाँ से शुरू हुई, स्कूली जो एजुकेशन है वो कहाँ से शुरू हुई, और फिर स्कूल के बाद में कॉलेज तक आप कैसे पहुंचे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े, और घर परिवार को में कौन कौन आपके हैं, या से शुरुआत करना चाहेंगे। हमारे घर परिवार में वही जो अपनी मेवाती परिवार रहे हैं, सेम अपनी एग्रीकल्चर फैमिली है वही। और जैसे अपनी सबन की माँ है तो ऐसी हमारी भी। और माँ बाप अनपढ़ी हैं, लगभग 8वीं क्लास पास है मेरे बाप, और माँ तो बिल्कुल ही अनपढ़ है। जी। और शिक्षा की देखी जाए तो हमारे पास में जो बाजार है गोविंदगढ़ वाई में मेरी पूरी 12वीं तक की पढ़ाई हुई है। और अगर आर्थिक स्थिति देखी जाए तो आर्थिक स्थिति अल्लाह ने हमारी थोड़ी बीच की सी रही है, कभी ऐसी प्रॉब्लम आई ना है। तो कभी भी ऐसा प्रेशर तो आया ना है कि आर्थिक समस्या आ जाए मेरे ऊपर। हाँ, ये जरूर है कि भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड कमजोर हो, अपना सब मेवाती इनको कमजोरी है, तो हम्म। खुद का दम पे ही या अल्लाह पे भरोसा रख के ही अपनी जर्नी तय करी है अब तक। ठीक है, मैं आगे भाई अगर या कहें कि भाई 23 साल की उम्र है, छोटी उम्र है और जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ गई है, तो कभी मतलब कोई ऐसी महसूस हो रही है थोड़ी बहुत कि भाई उम्र कम है और जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ गई है, मोस्ट प्रोबेबली आप आईएएस कैटेगरी में जाने वाले हो, तो ऐसे कुछ महसूस हो रही है थोड़ी बहुत। अरे, जिंदगी का एकदम जज्बात से बदल जाते हैं। सही बात ये है कि पहले जो अच्छा। जिंदगी चल रही थी वो बहुत अलग थी। और 2 दिन में वो डायलॉग अपन दे रहे हैं ना कि जज्बात बदल गए, बात बदल गई। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े, और फिर कद ऐसी महसूस हुई ये बात कि यार मोहे यूपीएससी में जाना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए। ई थॉट मतलब कब आपके जहन में क्रिएट हुई हो या इजाद हुई हो कि यार हाँ, यूपीएससी एग्जाम के जरिए या सिविल सर्विसेज जो है वहां में जाना चाहिए, ई थॉट कब आपके जहन में आया। सबसे पहले 11वीं क्लास में जब मैं पढ़ा करूँ तो हल्को मोटो थोट आ करो सुन रहा कि बहुत कोई हम्म बड़ी पावरफुल जॉब है आईएएस की, बस इतने की पता हुई। फिर हम्म 11वीं तक हम्म मैं ऐसे ही हो पढ़ना में मतलब बीच को सो। फिर 12वीं में मैंने सीरियस पढ़ाई शुरू करी, तो मेरी 80% बन गई। हम्म और गाँव में 80% बहुत रहे तो माँ बापन को भरोसा हो कि भाई छोरो पढ़ने हम्म वालों हम्म हमारो। तो फिर मैंने एक हम्म साल हम्म आईआईटी हम्म की तैयारी करी। और वहाँ 12वीं में एक माइंड में एक पीछे सेट होगी कि भाई आईएएस ही करना है। तो आईआईटी की तैयारी में मेरा अच्छा हम्म परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि मैं एक ही साल में मैंने काफी अच्छा स्कोर करा हूँ।
फिर वहाँ के बाद मैंने बीएस करनी शुरू कर दी नॉन कॉलेज से, और सेकंड ईयर से मैं सीरियस तैयारी शुरू कर दी 2018 से। 2020 में मैंने मेरा पहला अटेम्प्ट किया, और मैं पहला अटेम्प्ट में मेरा प्री भी निकल गया 21 साल की उम्र में। पर वो अटेम्प्ट मेरा मेंस रह गया और कैंडिडेचर कैंसिल कर दी यूपीएससी ने, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर को रिजल्ट ना आया। तो फिर वहाँ के बाद ज्योग्राफी ऑप्शनल हो वो अटेम्प्ट मेरा सब्जेक्ट। फिर 22-21 को जब मैंने प्री दियो तो प्री मेरा दूसरा अटेम्प्ट में रह गो। तो तब मैंने अपना ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हम लिए हुए हैं वो चेंज कर लियो और हिंदी लिटरेचर ले लियो। अच्छा अच्छा। तो अभी तीसरा अटेम्प्ट हो या में मैंने तो हिंदी लिटरेचर के साथ दी हुई और ही पास हो गए इंशाल्लाह। हम्म। तो आकिब भाई, सबसे पहले मेरी तरफ से भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफी बड़ी बहुत बहुत खुशखबरी की शुक्रिया। बात है। तो बस मैं शुरुआत यहीं से ही करना चाहूंगा कि तो हिंदी आपको जब लिटरेचर आपको रिजल्ट मेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आप जब आपको रिजल्ट आया, सबसे पहले आप कस के थ्रू पता चली, और आप जैसे ही पता चली तो कैसे आपको रिएक्शन, तो वह मूवमेंट एक चलो बार ठीक है। अच्छा जो जी ठीक। ये मोमेंट पूछिए बड़ा मुझसे ही बात। स्पेशल ओकेजन में पता चली कि मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ, और अच्छा जोहर की नमाज पढ़ के जस्ट कंप्लीट ही करी कि मेरा दोस्त मेरा रिजल्ट निकाल के मस्जिद में खड़ो के ले तेरो सिलेक्शन होगा। तो बड़ी स्पेशल ही ओकेजन ही वापस फिर मैं सजदा में चलूंगा अल्लाह का शुक्र करने के लिए। तो तो बहुत स्पेशल जोहर मोमेंट की था ये। नमाज को जामिया मस्जिद में पढ़ रहे हैं आप? हाँ, मस्जिद में पढ़ रहा था मैं नमाज, और उसी टाइम रिजल्ट आया था। मेरे को पता भी नहीं था, वो दोस्तों ने ही देखा, जस्ट खड़ा ही हुआ था नमाज पढ़ के, उन्होंने देखो तेरा रिजल्ट आ गया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। बस वापस फिर से सजदा में चले गए अल्लाह का शुक्र करने के लिए। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, और बहुत ही आई थिंक ऐसा लगे बहुत सही टाइम पर आपको रिजल्ट भी आ रहा, आप तुरंत ही सजदा करने का मौका मिलो। ठीक है, हम थोड़ी आगे बढ़े हैं। तो एक जब भी हम तैयारी करें कंपटीशन, खासतौर से यूपीएससी की, तो अ, खासतौर से फॉर्म में हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में जरूर हम भरे हैं, जैसे एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म रहे हुए। तो आपकी कहाँ हॉबीज रही हैं, और कैसे वो हॉबीज डेवलप हुई है, कैसे उन हॉबीज आपने रिलेट कर पाए हो या एग्जाम में, और कुछ ऐसी सवाल है जो आपके हॉबीज से रिलेटेड पूछ गए हो या मैं यूपीएससी इंटरव्यू में? मैंने मेरी हॉबी में उर्दू रीडिंग, उर्दू शायरी भर रखो, और मूवी देखना को भर रखो। मेरे इंटरव्यू की शुरुआत ही मेरी हॉबी से शुरू हुई कि भाई आप मूवी को रिव्यू करते हैं, मतलब देख के बताते हैं कि कैसी मूवी है, तो आप ये बताइए कि अभी आपने कौन सी मूवी रिव्यू करी। तो मैंने कहा था पठान। तो दूसरा क्वेश्चन था कि पठान आपको कैसी लगी है बताइए। तो उसके अच्छा बाद दूसरा कि चलो आप शायरी पढ़ते हैं तो बताइए कौन सा शायर आपको पसंद है। तो मैंने कहा गालिब, तो जी बोले कि एक शेर सुना दीजिए। तो काफी अच्छा जी। रहा सारा, मतलब बहुत अच्छा मामला रहा था वो भी। तो आपने गालिब का कौन सा शेर सुना है, अगर सुनाना चाहेंगे, याद होता आपको? हाँ, थोड़ा टेक्निकल है, उम्मीद करूंगा कि यहाँ के लोग समझ जाएंगे। जी 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 है आदमी बजाए खुद एक महसरे ख्याल, हम अंजुमन समझते हैं खलवत ही क्यों ना हो। थोड़ा उर्दू, टेक्निकल उर्दू इसमें यूज हुई है। जी जी जी, काफी अच्छा है। तो और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि आपने शायरी को वहां पे इंटरव्यू में रखा, और अपने इंटरेस्ट और हॉबीज को। तो एक चीज और, अभी मैं इनका क्वेश्चंस पढ़ रहा था, जिसने अभी इस साल यूपीएससी टॉप किया आपके बैच में, तो उनसे उनका स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट है, वो फुटबॉल में नेशनल खेली है। तो उनसे एक क्वेश्चन किया गया था कि खेल का इस्तेमाल आप कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में करेंगे या बेहतरी के लिए करेंगे? तो कुछ ऐसा कोई सवाल है जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, एकदम हटके हो, आपसे पूछा गया हो यूपीएससी के इंटरव्यू में? वो वहाँ एक्चुअली भाई होता यही है कि वो जो पूछते हैं वो अपने दायरे में पूछते हैं। अब मान ले उस मैडम से जो पूछा गया हो वो आज उस पूछो कि वो स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट हो। तो मैंने तो जी हॉबी वगैरह बिल्कुल। ऐसे भरना रखी, तो बस पूछो ना ऐसा कोई क्वेश्चन। मेरे पूरा जी अपना बैकग्राउंड पे चलो, अपना मेवात के बारे में पूछी दो चार बात, भाई डेवलपमेंट कैसे हो, अलवर में डेवलपमेंट कैसे है, और जी भाई जी महिला को स्टेटस कैसे है, ये सब चीज जी। ठीक है। राजस्थान के बारे में। जी जी जी। तो यहाँ पे और भी हम बात करेंगे आगे आपसे। तो एक चीज यूँ है कि लोग जानना चाह रहे हैं कि आपका जैसे आपने तो बताया है कि आपने ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर में किया है, और ये लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपने किस जगह से ग्रेजुएशन किया है, और आप डेली रोजाना कितने घंटे पढ़ाई करते थे इसकी तैयारी के लिए? ग्रेजुएशन मैंने मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर से ही किया है, और नॉन कॉलेज से था। मैं तो सिर्फ पेपर देने आता था क्योंकि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी थी। तो ग्रेजुएशन 20 में मेरा क्लियर भी हुआ था कंप्लीट।
और अगर रही बात पढ़ने की, तो अगर ये पूछा जाए कि कम से कम पूरा हो ही जाता है, बाकी सिलेक्शन मुकद्दर का हाथ में। और मेरा भी यही रहा अच्छा। है, शुरुआत में मेरे को थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ा था क्योंकि अकेला था, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन बाद में जब मैं जी तीसरा अटेम्प्ट में आते आते मुझे चीज समझ में आ गई कि ज्यादा पढ़ाई सुना है, थोड़ा अच्छा पढ़ना शुरू, थोड़ा रणनीति के साथ पढ़ना शुरू, काम बढ़ेगा। तो 8-8 घंटा पढ़ना शुरू करो और अच्छे से पढ़ो तो काम बढ़ेगा इंशाल्लाह। वही 8-10 घंटा की पढ़ाई इन्हों पे है, लगातार 1-1.5 साल। जी जी। तो जैसा कि भाई बता रहे हैं कि 8-10 घंटे पढ़ाई करते थे और उन्होंने काफी प्लानिंग पे उस पर काफी फोकस किया। तो आपने कहीं से कोचिंग वगैरह भी की है? जैसे अभी तो ये आ रहा है कि आप जामिया की रेजिडेंशियल जो आरसीए की कोचिंग थी उसमें थे, इससे पहले कहीं से आपने कोचिंग किया है, तैयारी की है? कुछ उसके बारे में बताना चाहें। शुरुआत में जब मैंने आईएएस की तैयारी शुरू करी, तो वह टाइम हमको तो कोई गाइड करने वाला है ना हो, तो हम ये कोचिंग में चला गया। तो 1 साल मैंने वहाँ कोचिंग भी कर ली। और बाकी जी अगर मुझसे ये पूछा जाए कोई भी एस्पायरेंट की कोचिंग करनी चाहिए या नहीं, तो कोचिंग जी का जी यही है कि 70% मत करे, क्योंकि कोचिंग जो काम करती है वो काम एक आम बच्चा जिसको यूपीएससी की समझ है वो कर सकते हैं, गाइड करने का काम कोचिंग ये भी नहीं ठीक से नहीं कर पाती। तो इसलिए कोचिंग इंडस्ट्री से थोड़ा दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको जी तैयारी करनी है तो आप किसी ऐसे गाइडर को ढूंढ लीजिए जिसको यूपीएससी के बारे में ठीक ठाक पता हो, जो इस प्रोसेस को फील कर रहा हो, वो आपको बेहतर तरीके से बताएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे, टाइम भी बच जाएगा। जी जी। तो जैसा आकिब ज्यादा भाई कोचिंग बता का रहे रोल हैं होता नहीं, मैंने भी अपने सेल्फ कि जी स्टडी ही जी की है मैंने अपनी पूरी लगभग जी इंशाल्लाह। जी। तो जैसा कि भाई बता रहे हैं कि उन्होंने जैसे मेवात से बैकग्राउंड होता तो पहले सीधे कोचिंग में चले जाते, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो बता रहे हैं कि पहले जिसने यूपीएससी का क्वालिफाई किया हो या जो तैयारी करे उससे गाइडेंस मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होती है। और सेल्फ स्टडी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी प्लानिंग के साथ, जैसे उन बता रहे हैं कि 8 घंटे पढ़ाई करी। तो आकिब भाई मेरा एक सवाल फिर जुबैर भाई आप ले पूछ सको कि आपकी ये पूरी आप एज ए ह्यूमन या कह लीजिए एज ए इंडिविजुअल जो है आपकी क्या स्ट्रेंथ है जो आप मानते हो ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है आपकी, जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही है? और क्या आपको लगता है कि वीकनेसेस थी या चुनौतियां थी इस दौरान जो आपके सामने आई? तो स्ट्रेंथ तो यही लगी कि अल्लाह ने मेरे को ठीक ठाक कंसिस्टेंसी दी है, करेज दी है कि साहस चीजन के प्रति। अब यही सोच सके आपकी, मैं जब 19 साल को जब मैंने तैयारी शुरू करी, वह टाइम हमारे गांव में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो, या आईएएस वाईएस तो दूर की बात है, कोई गाइड करने वाला भी ना हो, सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। सारी तैयारी एक तरीके से लगभग जर्नी अकेला नहीं करी है पूरी अब तक, कोई आसपास कोई गाइड करने वाला रहा ही नहीं। तो ये करेज तो अल्लाह ने जी दिया, ये कंसिस्टेंसी भी रही है, 5 साल हो गए पूरे पूरे। तो ये कंसिस्टेंसी जी कह सकते हैं, करेज कह सकते हैं, ये चीजें मेरी स्ट्रेंथ में शामिल रही हैं। और वीकनेसेस देखें तो थोड़ा सा चीजों को हाइपर ले लेना, थोड़ा ओवर फोकस कर देना। कई बार चीजें, मेरा कई बार ऐसा रहा कि सोशल लाइफ एकदम से कट सी गई, अकेला सा हो गया बस। ये होता जी है, ज्यादा होना नहीं चाहिए। आपको बदल की जिंदगी जी जीनी चाहिए, आपको थोड़ा सा बैलेंस बना कर रखें तो ज्यादा बेहतर है। जी 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 जुबैर भाई आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? तो आकिब भाई एक चीज और है कि ये तो ठीक है आपने बताया जैसे कि स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। तो एक चीज ये है कि लाइफ, पर्सनल लाइफ आपने बताया ना, जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स की पर्सनल लाइफ काफी खत्म सी हो जाती है। कई बार इंटरव्यू देखे हैं, इससे पहले भी जो मेवाती सेलेक्ट हुए थे, फैसल भाई है या मुश्ताक भाई है या राकिब भाई है, जो भी रहे, तो उन्होंने यही बताया कि वो काफी लंबे टाइम तक शादियों में नहीं गए, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं गए, तो उससे एक स्ट्रेस क्रिएट होता। तो आप कैसे इसके साथ डील करते थे? जो स्ट्रेस आता है उसको कैसे मैनेज करते थे? एक तो ये है कि आप नमाज पढ़ते हैं तो उससे भी थोड़ा आदमी मेंटेन करता है और चीजों को बैलेंस करके चलता है। और क्या तरीके आपने अपनाए अपने आप को स्ट्रेस को दूर करने के लिए, परेशानियों को? थोड़ा ओवर फोकस से बचना होता है चीज़ों में। और शादियों का देखो ये है कि अगर आपकी करीबी शादी है तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी इतना प्रेशर नहीं होता कि एक दिन की शादी से आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। अगर आपके जी करीबी बहुत बेहतरीन शादी है तो उनको आप इंजॉय कीजिए, ईद जी मनाइए अच्छे से, बकरीद मनाइए, और 5 वक्त की नमाज पढ़िए। 8 घंटे की तैयारी कर रही है, 8-10 घंटे की। दिन 24 घंटे का होता है, अगर आप 8 घंटे सोते भी हैं, 8 घंटे आप पढ़ते भी हैं, तब भी आपके पास 8 घंटा एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो जी इस चीजें मैनेज हो जाती हैं, बस आपको चीजों को मैनेज करना होता है। थोड़ा अदल की लाइफ जीना ज्यादा बेहतर होता है मेरी नजर में। और फोकस करना जी अच्छा नहीं है, ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और इससे मेंटल भी इलनेस आ जाती है। ये मैं चीज फील कर चुका हूँ पहले।
अच्छा आकिब भाई, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ आपसे कि भाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई आईएएस जो बना हुआ है तो बहुत अलग रहा, मैं तो पढ़ाई ना खेला ही ना है, रात दिन किताबन में लगे रहा। तो आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट कहाँ, या भी लोग जानना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल कर रहे हैं लोग कि भाई वो तो खेला ही ना, पढ़ा ही पढ़ा रात दिन। तो या के बारे में आपको कमेंट कहा है? तो भाई आईएएस को लेके बहुत ज्यादा भ्रम है हमारे समाज में। अगर आईएएस भी इंसान ही रहे भाई, फरिश्ता ही रहे ना, अगर वो खेलेंगे ना, मिलेंगे ना, कुछ बोलेंगे ना, तो एक साल में वो फिर इंसान तो ना रहेगा, कुछ और ही बन जाएगा, है ना। तो ये चीज की भ्रम की बातें हैं, कहना सुनना की बातें हैं। बाकी ये है कि आईएएस की तैयारी में अगर आपको करनी है तो बस एक चीज होनी चाहिए, वो है आप में कंसिस्टेंसी। आपकी पढ़ाई लगातार बनी रहे 8-7 घंटे की, 8-10 घंटे की बस। थोड़ा रोबोटिक लाइफ जरूर हो जाती है, कि रोबोटिक से मतलब कि आप आपका जिंदगी का रूटीन एक ही जैसा, सुबह से उठे किताबों के साथ फिर सो गए, वही एक ही आदमी से बोलना, एक ही टेबल पे 8 घंटे बैठना, वो लगातार चलता है तो थोड़ा बोरिंग फील होती है। बाकी ऐसा नहीं है कि हर वक्त किताबों के साथ बैठे हैं, ये नहीं होता। ये चीजें आप आदमी जी भी नहीं सकता ऐसे। तो थोड़ा अदल की लाइफ जीना ज्यादा बेहतर होता है, ऐसे ही जीते हैं बच्चे। जब गप्पे मारते हैं तो गप्पे भी बहुत मारते हैं। तो फिर तो मतलब कुल मिला के फिर भी एक बात ये तो है कि भाई कितने घंटा पढ़ना पड़े मिनिमम, अगर पूछी जाए कि भाई कितना घंटा पढ़ना पड़े, तो या के बारे में कहा है जवाब? तो भाई 8 घंटा तो मेरी नज़र में मिनिमम होना ही चाहिए, 8-10 घंटे तो यार। क्योंकि शुरुआत में अगर तैयारी शुरू करिए तो 1-1.5 साल कम से कम 8-10 घंटे चाहिए शुरुआत में तो। जी जी। तो कंसिस्टेंट। कुछ सवालों जो है भाई बात हो चुकी है ऑलरेडी आकिब भाई से, टाइम को लेके, हॉबीज को लेके। एक सवाल है आकिब भाई की, एक सोशल मीडिया का आजकल बहुत चलन है, आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और मेवात में अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा यूथ के पास सोशल मीडिया की एक्सेस है। आप कह सकते हैं 8वीं क्लास के बच्चे भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ में मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, लोग ढूंढ रहे थे आपको। एक ने कमेंट कर रखा था कि आकिब भाई ने मतलब अपनी प्रोफाइल लॉक कर रखी है या अभी लॉक की है। तो लोगों में काफी वो था उसको लेके ना, कह सकते हैं कि उपापे की स्थिति। तो आप कितना सोशल मीडिया यूज करते थे, और आपको क्या सोशल मीडिया के बेनिफिट्स दिखे हैं, और ओवरऑल सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में आपकी क्या राय है? देखो आज की जो जनरेशन है, जो जिस तरह से सोशल मीडिया को यूज कर रही है, वो तो बहुत खतरनाक है। वो तो एक तरीके से कैंसर है हमारे समाज के लिए, क्योंकि वो तो बहुत गंदा यूज हो रहा है उसका। तो फेसबुक पे मैं जैसे देखता हूँ, वो तो मतलब दुख होता है दिल में देख के भी। तो उसका तो मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। और सोशल मीडिया का देखो बहुत लिमिटेड यूज करें, आपके लिए इतना ही बेहतर है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ, अगर आप फोन का भी अपनी जरूरत से ज्यादा अगर यूज कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत है इसमें। क्योंकि फोन आपको नुकसान ही देगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी सोशल लाइफ भी डिस्टोर होगी, और आप ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे फितने यहाँ से सीख जाएंगे कि बाद में आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और 18-18 साल के, 19-19 साल के लड़के यहाँ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी देख रहे होते हैं। तो ये तो बहुत बुरा है। मतलब आपको कम से कम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को ये सोशल लर्निंग तो देनी होगी कि सोशल मीडिया का बहुत लिमिटेड, या करने ना दे, करे तो बहुत लिमिटेड यूज करें बहुत। क्योंकि जी जी बहुत गंदा यूज हो रहा है सोशल मीडिया का, तो स्पेशली जी फेसबुक जी का। जी और अगर मुझसे पूछा जाए कि मैंने लॉक क्यों की है मेरी प्रोफाइल, जी जी तो उसके पीछे जी रीजन है कि हमारी जो है सेलेक्ट होने के बाद आईबी की जांच होती है। तो जी जी कुछ भी अगर कोई बंदा ऐसा वैसा ना कर दे हमारी आईडी के साथ, कोई फेक आईडी बना ले, किसी से पैसे मांगने लग जाए, क्योंकि ऐसा हो चुका है मेरे कई सारे दोस्तों के साथ कि पैसे रिश्वत मांग रहे हैं, मतलब कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, मेरे नाम की आईडी बन जाती है। तो वो हो चुका है। तो सेफ्टी को बरतने के लिए, और आईबी कोई ऐसा चीज ना देख ले हमें कि कोई ऐसा कमेंट मिल जाए, कोई ऐसी पोस्ट मिल जाए जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो, उस चीज बचने के लिए हम ये चीज करनी होती है, सेफ्टी के लिए। और कुछ नहीं है जी इसके जी पीछे रीजन। जी। हाँ, मैं एक जगह कमेंट पढ़ रहा था, एक भाई ने लिखा हुआ था कि भाई बड़ो आदमी बन गो तो प्रोफाइल लॉक कर दी। हालांकि और आदमी भी कह रहे हैं कि भाई प्रोफाइल लॉक करने से कोई बड़ो ना होवे, सब और ने कर रखी, इवन मैंने भी कर रखी है। तो ऐसे कमेंट आ रहे, तो ठीक है, आपने बात रखी। एक चीज और है आपसे कि अब आप जाने वाले हो, हम उम्मीद करेंगे कि आप पहले में हो जो जाको आईएएस कैडर अलॉट हो है, और आप आईएएस बनोगे पहले हमारी मेवाती कौम के। तो आप बतौर एडमिनिस्ट्रेटर आप कौन से, मतलब हर आदमी की एक राय है, जैसा मान ले मैं हूं जुबैर भाई, काफी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ काम करो, डीसी के साथ है, अभी भी हम कई प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं। तो हर एक आदमी को ना एक इंटरेस्ट है, जैसे कोई एजुकेशन में काम करे है, कोई लाइवलीहुड में करे है, कोई और चीजों में करे। तो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर आप कौन से चीज में बदलाव लाने चाहते हैं, कौन से एरियाज हैं, और आप कौन से डोमेन में, एजुकेशन हेल्थ में ज्यादा फोकस करना चाहते हैं अपनी जॉब में या तो सबसे सर्विस में? मेवात में तो अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो एजुकेशन ही मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा। और मेरे यहाँ पे वही काम भी किया है, पढ़ाई भी की है, तो समझ रहे हैं इसको, इस फील्ड को अच्छे से समझता हूँ यूँ है। और एजुकेशन में तो हम देख रहे हैं, खासकर जो हमारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे।
लड़कों में भी आजकल जो साइबर क्राइम का माहौल जो बिगड़ा है, उससे तो पूरा स्ट्रीम ही खराब हो गई है एक तरीके से देखा जाए तो। कहीं ना कहीं एजुकेशन तो है ही, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। और अगर इसका कुछ मॉडल देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरा कम्युनिटी को ही हमको आगे आना होगा, और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हमको खड़े करने होंगे जो जिनमें हमारे बच्चे, कुछ गरीब बच्चे या फिर कुछ बच्चियां जो पहुंच सके और क्वालिटी एजुकेशन ले सके और यहाँ पर जी अपना करियर बिल्ड कर सके। क्योंकि बाद में ये चीज़ें फैसिलिटीज है नहीं, बाहर जाना पड़ता है बच्चों को, और जी बच्चियां तो लगभग रह ही जाती हैं और बाहर उनके लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। एजुकेशन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर है ही। इसके बाद गर्ल्स की एजुकेशन हमारे यहाँ, और जो पानी की समस्याएं हैं वो मेवात में है ही, तो उनको इंशाल्लाह जी करेंगे अगर कभी मौका मिला तो। मेरी तो यही जी अभी प्राथमिकताएं हैं। जी जी। जुबैर भाई आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद जी। कुछ क्वेश्चंस आए वो हम लेंगे, ठीक है। मैं एक एक चीज ये जानना चाह रहा था, और लोग भी आमतौर पे बहुत एक्साइटमेंट रहे या सवाल के जवाब जानना लो कि भाई इंटरव्यू के दौरान कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं आपसे और आपने उनके कैसे कैसे जवाब दिए। इंटरव्यू देखो, आईएएस के इंटरव्यू को लेकर बहुत ज्यादा भ्रम रहता है, खास करके यूट्यूब वगैरह पर कुछ भी आ जाता है, कुछ भी डाल देते हैं लोग। इंटरव्यू वहां पर जो ओरिजिनल चलता है वो बहुत स्मूथ होता है। स्मूथ मतलब वो बहुत कोऑर्डिनेट करते हैं आपके साथ। मतलब उनका मकसद ये नहीं होता है कि आपको दबा के, आपसे प्रेशर करके या फिर आपसे बात निकलवाएं, ये चीजें नहीं होती। वो आपको उस सिचुएशन में लाते हैं जहां आप कंफर्टेबल हो जाए। फिर वो इस तरह से बात करते हैं कि आपको ये भी पता नहीं लगता कि आप किसी बड़े आदमी से बात कर रहे हैं। शुरुआत में 1-2 मिनट धड़कन तेज होती है, बाद में 25 मुझसे मेरा इंटरव्यू जो चला और पूरे बैकग्राउंड पे ही चला। जी और जी जी। लगभग पूरा डे भी मेरे से पूछा था, मेवात के बारे में, अलवर के बारे में, और मेरी एजुकेशन के बारे में, राजस्थान के बारे में, यही सब मुझसे पूछा गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, और भाई हम भी आमतौर पे खास तौर पे एम्फसाइज करें यह बात है कि भाई आप कुछ भी बन जाओ, अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है, अपने रूट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और आकिब भाई ने बहुत कायदे सी बात बताई भी कि भाई मेवात के बारे में, अलवर डिस्ट्रिक्ट के बारे में उनसे पूछी गई। और दोस्तों कहीं भी आप चले जाएं, चाहे किसी भी फील्ड में आप काम करें, किसी भी शोबे में आप जाके काम करें, तो हमेशा आपसे ये तो पूछा ही जाता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके रूट्स क्या हैं। तो अपने इलाके की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी के बारे में बहुत जानने की जरूरत है। अच्छा, एक मैं ये भी सवाल पूछना चाहूंगा, उसके बाद मुस्तफा भाई के पास आऊंगा। आकिब भाई, आरसीए में आरसीए की कितनी मदद रही रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जो है जामिया मिलिया इस्लामिया की, क्योंकि हम भी जामिया से पढ़े लिखे हैं, आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली, मुस्तफा भी वहीं पढ़े हैं। तो मैं ये आरसीए के निस्बत से जानना चाहूंगा आपसे कि भाई आरसीए की कितनी मदद रही आपके या सक्सेस के पीछे, और जिस तरह से आपने यूपीएससी क्रैक किए, तो आरसीए के बारे में भी चंद लफ्ज कहें। आरसीए में इंटरव्यू के लिए गया था, और इंटरव्यू के थ्रू ही मैं वहाँ पे गया था अभी। तो वहाँ पीयर ग्रुप के साथ मैंने ग्रुप बनाया। हम लोगों ने 2-3 महीने जितना टाइम मिला डिस्कशन किया अच्छे से, और इंशाल्लाह मेरे इंटरव्यू में 90 मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, 190 नंबर आए हैं मेरे, बहुत अच्छे नंबर हैं। तो पहली बात तो मैं उन सब लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सा भ्रम होता है आईएएस के इंटरव्यू लेकर कि हमारे समुदाय को नंबर नहीं देते, वो नहीं देते, ये सब फालतू की बातें हैं, इनसे बच के रहना। 190 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, और वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर है, समझ लीजिए। वो तो कहीं ना कहीं ये तो फायदा रहा ही है। और आरसीए का माहौल मैंने जैसा देखा, 6 महीने में ऑब्जर्व किया, ये तो वन ऑफ द बेस्ट माहौल है आईएएस के लिए, वन ऑफ द बेस्ट माहौल। हम्म। अच्छा, आगे भाई ये भी लोग जानना चाह रहे हैं, बल्कि कि भाई हो सकता है कि भाई आपको आईएएस मिल जाए। आईएएस का भाई रुतबा जो है वो ज्यादा माना जाता है सोसाइटी में, उसका जो स्टेटस है वो बहुत हाई है, ऐसा ऐसी एक धारणा बनी हुई है। लेकिन आपकी नजर में आपकी प्रेफरेंस क्या है? आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है? क्या आपको कौन सी सर्विस में जाना सबसे ज्यादा पसंद रहेगा अगर आपको मौका मिले तो? मौका दे दिया है एक्चुअली, यूपीएससी हमसे भरवा लेती है प्रेफरेंस। इंटरव्यू के टाइम पे फॉर्म डे 2 भरता है हमारा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें सारी प्रेफरेंस भर जाती है हम्म 19 की। तो उसमें मैंने आईएएस ही डाला है पहला, आईएएस आईपीएस और आईआरएस वगैरह, लास्ट में आईएफएस वगैरह ये सब डाल दिया है। और इस बार तो उसे भी हम्म। श्योर ही है, मतलब तो आईएएस पक्का मिल जाएगा मेरे को प्रॉपर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। मुस्तफा भाई। तो आकिब भाई अब थोड़े से वो इंटरव्यू से रिलेटेड काफी बात हो चुकी है, बस आप थोड़ी देर और बात करेंगे आपसे 5-10 मिनट। तो कुछ बेसिक सवाल है, वो मतलब आईएएस यूपीएससी से उनको कह सके ताल्लुक हो भी सके ना भी हो सके। तो एक चीज है कि हम एज ए मेवात कलाजकल टीम माने कि हमारी लैंग्वेज पे काम होना चाहिए। मेवाती अपनी लैंग्वेज एक पहचान है। हम जब भी कहीं जामिया पता आपसे इत्तेफाकन मुलाकात हुई ना हुई है, तो कहीं दूर से देखते भाषा से पहचान ले और नुकनी मिला है। तो आप लिटरेचर के स्टूडेंट, तो आपने शायरी को ऑप्ट किया है, लिटरेचर का सब्जेक्ट पढ़ा, तो आप बतौर
अपनी मदर लैंग्वेज को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या इसके बारे में आपने पढ़ा है या आप कुछ बताना चाहते हैं? एज ए मेवाती हमारे लिए हमारी लैंग्वेज में बात करना, उसको सहजना कितना इम्पोर्टेंट है? तो मदर लैंग्वेज में मेरा व्यू यही है कि देखो, आप अब अगर अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, मैं तो नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन अगर आप अपने लोगों के साथ बात कर रहे हैं तो आप उनकी रीजनल डायलेक्ट में बात कीजिए, क्योंकि जितना आप सादगी से जिएंगे ना, जितना मजा आएगा आपको। तो अगर आपके साथ आपके रीजन के लोग हैं तो अपनी डायलेक्ट से वो जिंदा रखिए, अपनी सादगी को बना के रखिए और जिंदा दिली के साथ जिंदगी जीजिए। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ फालतू के शब्द जहाँ यूज करें, क्योंकि माहौल में हाँ बोलना होता है, परिस्थितियों के अनुसार तो आपको बोलना होता है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेवात में है और यहाँ आप सीधी हिंदी बोल रहे हैं। आप मेवातियों के साथ मेवाती बात करिए तो ज्यादा बेहतर है। जी। एक सवाल आया, रॉबिन खान भाई है, उन्होंने पूछा कि मेरी इंग्लिश लैंग्वेज कमजोर है, क्या मैं फिर भी ट्राई कर सकता हूँ? और आपका मीडियम क्या रहा है सर? मेरा टोटल मीडियम हिंदी रहा है, प्री मेंस इंटरव्यू सब। तो पहली बात तो ये है कि इंग्लिश का कोई पेपर ही नहीं होता यहाँ में। दूसरा एक और भ्रम रह था कि यहाँ का इंटरव्यू इंग्लिश में चलता है, तो ये भी भ्रम है। मैंने ये पूरा इंटरव्यू मेरा हिंदी में दिया है, तो उसमें कोई समस्या आती है नहीं। बस इंग्लिश का थोड़ा इम्प्रूव करना होता है, वो आप न्यूज पेपर भी पढ़ लेंगे लगातार 5-6 महीना इंडियन एक्सप्रेस, तो उसकी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। ज्यादा जरूरत इंग्लिश की होती नहीं है, काम चला हो जाए तो बेहतर है। एक सवाल और है, एक हसन अकेड़ा सर हैं, हमारे प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर्ड हैं, अभी एक स्कूल भी चलाते हैं, काफी इंटेलेक्चुअल में बात के। वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा इंसान, आपके घर में से रहा है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपकी इंस्पिरेशन बहुत रहा? 11वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो एक टीचर बार बार कहता था कि दमो तो आईएएस बनो। मतलब वो क्या है कि एक चिंगारी आ गई थी दिल में, आईएएस बनना है। ऐसा कोई बाहर से तो मेरे पास कोई एग्जाम्पल था ही नहीं जिसको मैं सेट कर रहा था, क्योंकि बस ये है कि ये पता था कि कोई बहुत पावरफुल जो है वो 12वीं में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो फिर एक गोल भी सेट हो गया कि हाँ करना तो आईएएस ही है इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने मेरे अल्लाह ने क्वालिटी दी है कि मतलब एक बार मैं सोच लेता हूँ तो मैं करना शुरू कर देता हूँ उसको, फिर मैं ज्यादा सोचता नहीं। वही रहा है मेरा तो, क्योंकि मैं 19 साल का था जब मैंने तैयारी शुरू की थी। आज लगभग 23.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। 4 साल 5 साल बाद ये पूरी सफलता मिली। ये बेहद खुशी की बात है। ज्यादातर भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि यूपीएससी से रिलेटेड तैयारी के बारे में, हम उनसे यही बात कहना चाह रहे हैं कि अभी आके भाई का थोड़ा सा सिलेक्शन हो, बिजी शेड्यूल है, तो यहाँ पे कई दिन डिटेल में जब फ्री होएगा मुलाकात करके बात करेंगे कि भाई यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, कहाँ करें। एक सवाल और है कि आपके नाम में मेरे हिसाब से तो आकिब है, आकिब लिख रखी है, ये ज्यादातर मेवाती मेरे नाम में भी गड़बड़ है, तो वही मास्टर ने गड़बड़ी करी है या कैसे गड़बड़ हुई है? तो भाई हम जो लोग मेवाती हैं तो हमारे पास उर्दू सच में आती ही नहीं है। हम नाम तो रखते हैं दीन वाले, पर अपन जो उसकी मीनिंग लिखते हैं वो बिगाड़ देते हैं। पर हालांकि इस नाम के बिगाड़ने के पीछे मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ कि स्कूल में मैंने यूनिक बनाने के चक्कर में ये कर दिया। इसको बाद में पता चला ये ऐसा कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअल में नाम आकिब होता है, उसका मतलब फॉलोवर होता है। आकिब जैसा कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता, पर जो अब शब्द है तो है, क्या कर सकते हैं, इसी नाम के साथ जीना है। नहीं बिल्कुल, ये काफी ख्याल। जब हमने तो अपनी पोस्ट में भी जब भी लिखा है तो ब्रैकेट में आकिब जरूर लिखा, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट से वाकिफ हैं, तो ये दिमाग में आ रहा था। ज्यादातर तो स्कूल में गलती होती है, पर आपका भी सही बात है कि आप ये गलती हुई है, तो ठीक है। और एक चीज जुबैर भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम इसको 2 मिनट 3 मिनट बाइंड अप करेंगे, फिर इसे नहीं भाई, मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ कि भाई आजकल जो है एक नेगेटिविटी फैली पड़ी है पूरे इलाके में। देखो, ऑप्टिमिस्टिक इंसान रहे अच्छी बात है और बहुत ज्यादा अभिलाषी रहे इंसान, चीजन की तरफ जान लूं, लेकिन हमारे इलाके में यासो भी कहीं मुजतबा हम या भी नजरअंदाज ना कर सके, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैली पड़ी है, बहुत ज्यादा साइबर क्राइम के बारे में हम थोड़ा बहुत बातचीत कर ही चुके हैं। तो हमारे इलाके की जो यंग जनरेशन है अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे डायरेक्शंस पे जा रही है, कुछ ऐसे ट्रैक पे जा रही है जो ना जानी चाहिए, जो मतलब मेरे ख्याल से समाज के हित में सही ना है। तो मैं तो यही कहूंगा तमाम लोगों से, आकिब हमारे पे जो है सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, और उनके जरिए हम सीख सकें कि भाई एक सादगी के जरिए, अपने इलाके की पहचान के जरिए
और सच्चाई और ईमानदारी और अनुशासन की के जरिए मेहनत अगर हम करें तो हम कोई भी मुकाम पे पहुंच सकें। तो आकिब भाई आप अपने अल्फाज में या बता सको कि भाई हमारी जो यंग जनरेशन है, क्योंकि कल को भाई अब जो हमारे गार्जियंस हैं जो या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, वो हो सके भाई 20 30 40 साल या कभी भी बेचारे वो जा सकें, तो अगली जनरेशन जो थर्ड जनरेशन में जो हम हाँ, तो समाज को जो जितनो जिम्मेदार तबका बनेगा, वहाँ की जो रीड बनेंगे, वहाँ की जो बेस बनेगा, वो यंग जनरेशन बनेगी। लेकिन यंग जनरेशन लोग कोई आपको ऐसा संदेश होगा कि भाई कहाँ हमने करना चाहिए और मौजूदा जो दौर है या के साथ तारतम्यता या के साथ तालमेल कैसे हम बिठा पाएंगे? मौजूदा जो यंग जनरेशन है उससे मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो ज़्यादा सोशल मीडिया में अपने आप को इन्वॉल्व ना रखें। और जो एक बहुत गंदी हमारे समाज में एक स्ट्रीम चल गई है साइबर क्राइम की, उनसे तो मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि भाई अपने अपने आप को, अपने भाइयों को, जो भी सगे संबंधी, सबको दूर रखो इससे। तो इसके आगने वाले टाइम में इसके बहुत बड़े खतरनाक रिपर्सन आ सकते हैं। और एजुकेशन पे ध्यान दो और कैरियर गोल सेट करो और अपनी दीनी तालीम वगैरह ये सब अच्छे से कंप्लीट रखो। जब आपकी दोनों तालीमें, दीनी और दुनियावी तालीमें अच्छे से रहेंगी, इंशाल्लाह आप अपनी दुनियावी जिंदगी बहुत अच्छे से जी पाएंगे और अदल की जिंदगी जिएंगे। उनको मेरा यही गोल है कि नेगेटिविटी से दूर रहें, फालतू के लोगों से अपने आप को दूर रखें। ऐसा ग्रुप दोस्तों का सर्किल ना बनाएं जहाँ से मतलब एक नेगेटिव एनर्जी आती हो। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और अल्लाह की इबादत करते रहें और अपने गोल्स पे ध्यान दें। बस यही मेरे हिसाब से एक बेस्ट मोटिवेशन स्पीच हो सकती है उन लोगों के लिए, बेस्ट मोटिवेशन हो सकता है। बाकी इंशाल्लाह दुआ करेंगे, दिन खत्म होगी। भाई कुछ सवाल है वो और ले लेते हैं, फिर इसका जी इंटरव्यू बातचीत को खत्म करेंगे। तो आकिब भाई कुछ सवाल है। एक तो ये है कि आपको अंदाजा है कि आपको कौन सा कैडर मिल सकता है? लोग पूछते हैं कि आपको हरियाणा कैडर मिल सकता है क्या, कितने चांसेस है? कैडर पॉलिसी बहुत रैंडम होती है, तो रैंडम मतलब कैडर का कुछ भी बताना अपने आप में बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। ये तो जिस दिन मिल जाएगा उस दिन ही पता चलेगा। असल में आकिब भाई आधे आदमी तो यहाँ चाह रहे हैं कि भाई अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट तो भाई मिलना मुश्किल है। आकिब भाई जो 9 को डीसी बन जावे। हरियाणा तो मिल सकता है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, एक तो देखो भाई हो सके भाई जी। तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है कि भाई रिजल्ट आ गो हर मेवन ने रिश्ते हमारे चक्कर काटने शुरू कर दिए होंगे। तो आप शादी की क्या तैयारी है, कब तक शादी करने के इरादे हैं, कैसे अभी या ये चीज आ रही है कि सामने अभी या सब बच्चे पड़े हो? जैसा शादी वगैरह की बात है तो रिश्ता विश्ता तो आ ही है, बाकी अपन निकाह पहले ही हो चुका है और उसको पढ़ाई की वजह से डिले किया हुआ था। अब रुखसती करेंगे इंशाल्लाह 8-10 दिन बाद। तो शादी वादियों का जो भी है तो वो तो अपना है ही नहीं, अब निकाह ही हो चुका है। तो बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई जो पूछ रहे हैं। और एक ये भी आपकी जबान से ही बात आ रही है कि भाई कि आप मतलब दुनियावी चीजन के बारे में तो वाकिफ है माशाल्लाह, लेकिन आप दीन के भी काफी परहेजगार नजर आ रहे हैं। नमाज को आप तलब लग रही है, एक तो जैसे महसूस हम कर रहे हैं क्योंकि इंटरव्यू सेशन शुरू होने से पहले आपने जिक्र कर ही दियो माशाल्लाह। ये भी बहुत अच्छी बात है कि भाई दीन और दुनिया दोनों खुदा ने आप लोग दी, दोनों चीजन से नवाजे। तो या के मेरे ख्याल है तमाम लोग सुन रहे हैं मेवात में भाई, सैकड़ों लोग सुन रहे हैं, यहाँ पे हजारों लोग सुन रहे हैं बल्कि। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे बीच में जो इतनी अच्छी अच्छी इंस्पिरेशंस मौजूद हैं, उनसे इबरत लेने की जरूरत है, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। और मेवात के लोग भी कहीं पीछे ना है, जैसे हम लिखते भी रहे कि भाई ऐसा भी है मेवात। एक पक्ष कैसे भी हो सके, नेगेटिव हो सके, इंटेरोगेटिव हो सके कोई पक्ष, लेकिन दूसरों पक्ष भी जानने की जरूरत है। और दूसरों पक्ष जो है या दौर में आज की तारीख में, जैसे कल भाई चौगर खान लो एक ही बात हुई पड़े भाई आकिब कौन है, आपके गांव के बारे में, खेड़ली बहादुर के बारे में, गोविंदगढ़ के बारे में, अलवर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, राजस्थान के बारे में और पूरे मेवात क्षेत्र के बारे में ज्यादा तरह से लोग जानने की दिलचस्पी लोगों में बढ़ी है। वहां से एक अंदाजा लगाया जा सके कि दोस्तों अगर कोई पॉजिटिव काम कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जो देश लो, जो इलाके लो, जो पूरी सोसाइटी लो एक कॉन्ट्रीब्यूट बेहतर तरीका से कर पावे, तो वहां की सराहना होनी चाहिए, हो रही है। और भाई जो है आकिब भाई जो है सराहना के काबिल। आकिब भाई एक और सवाल आ रहा, वैसे सवाल है इमोशनली कि भाई हमारी माँ जो बेचारी रहा, जैसे हमारी माँ आमतौर पे मेरी भी, मुश्तबा की, आपकी भी, ज्यादातर हमारी माँ जो रहे बेचारी अनपढ़ हाउस वाइफ है, घर के काम काजन में लगे रहे। जब वालुकाई ने बताई पहली बार कि भाई आकिब जो है इतनी बड़ी पोस्ट पागो, तो
कैसे समझी ही हूँ, और वालों बेचारे लोग कैसे आपने समझाई कि माँ कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पा गया हूँ, और अब जो है मैं मैं लाल तो बत्ती की गाड़ी में घर लो आऊंगा या यहाँ पे बिठाऊंगा, तो क्योंकि हमारी माँ जो है आमतौर पर हाँ बहुत इमोशनल रहा और बहुत ज्यादा बेचारी जाने ना, और मैं तो कहता रहूं कि 60-70 साल की उम्र है बेचारी, 60-70 किलोमीटर में खत्म कर दे वो। हाँ, मैं तो यार उस दिन जामिया में था, मेरे अब्बा को मैंने यहाँ बता हम्म। दिया था फ़ोन करके, और उन्होंने सबको जी। बता दिया था। बाकी रही बात कि कलेक्टर कहाँ रहे, काहे रहे, वहाँ के लिए तो हमारा अब्बा ही बहुत है, बता लूँ कि ये रहे, अच्छा वो अच्छा। रहे। तो हाँ हाँ हाँ। इतना तो बताइए कि कुछ भी नहीं पता था, तो सीधे बताइए कलेक्टर बना है उनका बेटा बस। तो कलेक्टर क्या है, जी। क्या नहीं है, वो तो ठीक है। सबसे बड़ी पोस्ट है, बस इतना जानती हो। हाँ, कुछ बहुत बड़ी एक नौकरी लग गया है। एक सवाल और है कि जुगल भाई, जैसे ना टॉपर आवे यूपीएससी के क्वालिफाई करें, सबसे पहले जाति या कास्ट ढूंढे, तो हमारे इन भी गोत्रपाल चला है, तो एक साबिर कासमी है जनाब, वो भी पत्रकार हैं थोड़े और वो काम करते हैं, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपका गोत्र कौन सा है, किस में बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा ये रिचुअल है तो पूछते हैं। वो तो कहीं करेंगे यार, जान के म्यू म्यू सब भाई भाई। वो तो नहीं मैं नहीं, वो ज़्यादा तो इंटरेस्ट है नहीं फिर लेता, भी। तो मैं फिर बताना भी भी नहीं चाहूँगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। छोड़ो यार। ठीक। बाकी यार टाइम कम है, थोड़ा मेरे को जाना है ना, तो नहीं नहीं, ठीक है आकिब भाई, तो जुबैर भाई ठीक है, आप एंड कर सकते हैं ठीक है। इसका, काफी टाइम हो भी बहुत गया बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आप सब आकिब भाई लोगों आपका। का। जी। बहुत आकिब शुक्रिया भाई पूरे बस मेवात आपसे का। लास्ट में आप ही इसका एंड कीजिए, जो भी आप कहना चाहते हो। मेवात के काफी लोग, अभी 500 से ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं लाइव, और कम से कम काफी लोगों ने देखे, जो आप मैसेज देना चाहते हैं आप इस सेशन का एंड कर सकते हैं। और पेरेंट्स को भी दीजिए, बहुत गार्जियंस को भी आप मैसेज दीजिए कोई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, मेवात आज तक, और जितने भी मेरे भाई इस चैनल को सुन रहे हैं और मोटिवेशन के लिए जो भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और जो जिन भी लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी हैं, जो दे रहे हैं, और जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, उन सबके लिए मेरे दिल से शुभकामनाएं, और दिल से शुक्रिया उन सबका। बाकी उनके पेरेंट्स को, या हमारे सबके पेरेंट्स को देखा जाए, तो मेरा तो उनके लिए यही मैसेज है कि अपने बच्चों को भरोसा रखें, अच्छी उनको तालीम दें, अच्छा उनकी परवरिश करें। इंशाल्लाह एक दिन उन्हीं में से कोई ना कोई आगे और निकल जाएगा। उम्मीद करेंगे मेवात में हम्म। इंशाल्लाह आने वाली जनरेशन बहुत अच्छी होगी। बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों की जर्नी बहुत अच्छी हो। आप सब लोग उन चीज़ों से बचें जो आजकल मेवात में हो रही है। यही मेरी आप सब से दुआएं होंगी, अल्लाह से दुआएं होंगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब भाई। आकिब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, समय दिया उसके लिए, तो आपके लिए फिर से ऑल द बेस्ट है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आईएएस कैडर अलॉट होकर आपको ऐसा कैडर मिले जिसमें आप मेवात से रिलेटेड सेवा दे पाए, वो उसके लिए भी हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है, बेस्ट विशेज है। इंशाल्लाह आपकी सारी जितनी भी तमन्नाएं वो पूरी होंगी, और मेवात आपको बहुत ज्यादा बधाइयां दे रहा था। मेरे जितने भी भाइयों ने ये देखा है या जो चीजें की हैं, रखी हैं सामने, आकिब को कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो उनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जो आकिब भाई ने फीडबैक या सजेशन दिए हैं उन पर हम काम करेंगे, और इंशाल्लाह मिलकर एक बेहतर मेवात को बनाने में आगे बढ़ेंगे। आप सभी देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जी शुक्रिया।